बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। कार्डियक साइकिल का हमने ओवरव्यू पहले भी ले लिया था, हम पहले भी कार्डियक साइकिल को स्टडी कर चुके हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे एंड ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी का। आज के लेक्चर के अंदर है व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल एंड व्हाट इज़ ईसीजी। कार्डियक साइकिल, व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल? द कार्डियक इवेंट दैट occurs from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next are called cardiac cycle। मीन्स के बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट तक जो भी दरमियान के अंदर प्रोसेस होता है उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, उर्दू में हम कार्डियक साइकिल कर लेते हैं तो दिल की हरकत का चक्कर, यानी कि दिल के बहाव के दौरान दिल फैलता है, सिकुड़ता है। हम सबको मालूम है दिल फैलता है और दिल सिकुड़ता है, और इसी दौरान खून पंप कर रहा होता है। एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि खून को पंप करता है। खून के बहाव के दौरान दिल का फैलना और सिकुड़ना, इस अमल को कार्डियक साइकिल कहते हैं। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि दिल के अज़लात के सिकुड़ने के अमल को सिस्टोल एंड फैलने के अमल को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, हमने कहा था डायस्टोल जो है रिलैक्सेशन फेज़ है और इसमें फिलिंग होती है ब्लड की, जबकि स्टोल जो है कंट्रक्शन फेज़ है और उसके अंदर वो जो है खून को पंप करता है, आगे की तरफ धकेल देता है खून को। ये तमाम इवेंट्स कार्डियक साइकिल का ही हिस्सा हैं। अब हम जो है नेक्स्ट स्टडी जो करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल को, अ सिंगल साइकिल ऑफ अ कार्डियक एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज। इसके जो अगर ब्रॉड उसमें फेजेस को इसके डिवाइड करते हैं तो 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। डायस्टोल रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं और फिलअप हो रहे होते हैं, इसको हम कहेंगे डायस्टोल। एंड सिस्टोल किसको कहेंगे? सिस्टोल रिप्रेजेंट द टाइम ड्यूरिंग विच द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कनेक्ट एंड इजेक्ट ब्लड इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। एक ऐसा फेज़ जिसके अंदर वेंट्रिकल जो हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं और खून को पंप करते हैं एओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि इस वक्त कंट्रक्शन की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि खून को एओर्टा की तरफ ले जाता है और एओर्टा से वो रिमेनिंग बॉडी के में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उस तरफ खून पहुँचा दिया जाता है। अब इस कार्डियक साइकिल के ये तो हमने 2 फेज़ उसके डिवाइडेड इन 2 बेसिक फेज़ हमने पढ़ लिए, डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ फेज़ है, जबकि सिस्टोल मीन्स कंट्रक्शन फेज़ है। सिस्टोल के अंदर पंपिंग का काम हो रहा होता है, डायस्टोल में फिलिंग का काम हो रहा होता है। इसके अलावा भी कुछ फेजेस हैं जिसमें कार्डियक साइकिल को डिवाइड किया गया। द कार्डियक साइकिल इज़ यूजुअली डिवाइड इनटू 7 फेज़। 7 फेज़ लिखा हुआ है ये वर्ड। द कार्डियक साइकिल इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 7 फेज़। कार्डियक साइकिल को अमूमन 7 मराहिल में जो है डिवाइड किया जाता है। फेज़ 1 जो है आर्ट्रियल कंट्रक्शन कहलाते हैं, उसमें आर्ट्रियल की कंट्रक्शन होती है। फेज़ 2 आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन। फेज़ 3 रैपिड एजेक्शन। फेज़ 4 रिड्यूस एजेक्शन। फेज़ 5 आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फेज़ 6 रैपिड फिलिंग एंड फेज़ 7 रिड्यूस्ड फिलिंग। फिलिंग जहाँ पे आ रहा है आप लोगों को पता चलेगा, ये रिलैक्सेशन जहाँ पे आ रहा है उसका मतलब है डायस्टोल वाला फेज़ स्टार्ट है, जबकि जहाँ पे भी कंट्रक्शन आ रहा है या इजेक्शन का वर्ड आ रहा है उसका मतलब है कि सिस्टोलिक फेज़ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। मैकेनिकली इवेंट्स इन अगर कार्डियक साइकिल में देखेंगे, जो कार्डियक साइकिल है वो अमूमन 0.8 सेकंड लेता है कंप्लीट होने में। ये जो 7 स्टेजेस हैं, कहीं कहीं 8 स्टेजेस के तौर पे भी लिखी हुई होती हैं। ये तमाम की तमाम स्टेजेस 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए टाइमिंग के हिसाब से इन स्टेजेस को बताया गया है कि आर्टियल सिस्टोल
0.11 और 0.1 यहाँ पे दिखाया गया है टाइम पीरियड। जबकि वेंट्रिकुलर इवेंट्स में देखें तो हम वेंट्रिकल स्ट्रोल जो 0.27 या 0.3 होती है इसकी, एंड आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन 0.05, एजेक्शन पीरियड 0.22, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.53 या फिर हम अप्रॉक्सीमेशन 0.5 ले सकते हैं। जबकि आर्ट्रियल डायस्टोल 0.69 है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन इसकी 0.7 लेते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट फेजेस के टाइम पीरियड दिखाया गया है। तो टोटल अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन 0.8 सेकेंड बनता है। इसलिए व्हेन एन हार्ट बीट एट अ नॉर्मल रेट, अगर नॉर्मल रेट पे आपकी हार्ट बीट है 72 जो है पर मिनट, ड्यूरेशन ऑफ ईच हार्ट बीट साइकिल इज़ अबाउट 0.8 सेकेंड। देन उसका जो ड्यूरेशन होगा कार्डिक साइकिल वो 0.8 सेकेंड। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है इसमें वेरिएशन आ जाए अकॉर्डिंग टू सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, या कोई वर्कलोड आपके ऊपर ऐसा है उसके हिसाब से ये चेंजेस आ सकते हैं। नॉर्मली अमूमन 0.8 सेकेंड के अंदर कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। द कार्डियक साइकिल इज स्प्लिट इनटू 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया गया है। आपकी बुक के अंदर जो है स्टेजेस में थोड़ी सी जो डायग्राम्स दिखाई गई हैं उसमें वेरिएशन है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं इसको स्टेजेस में डिवाइड करने में। लेकिन अमूमन जो है अगर हम कहते हैं बेसिक फेज़ इसके 2 होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। देन इसे डिवाइड किया जाता है सब फेजेस के अंदर। देन कहीं पे ये 8 स्टेजेस लिखी होती हैं, कहीं पे 7 स्टेजेस लिखी होती हैं, क्योंकि 2 स्टेजेस को मर्ज किया होता है कहीं पर, तो देन वो 7 स्टेजेस शो कर रहा होता है, अदरवाइज़ जो है 8 स्टेजेस शो कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि द कार्डियक साइकिल स्प्लिट इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में कैसे स्प्लिट किया है पहले हम वो देख लेते हैं। 3 स्टेजेस कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल पम्प्स द ब्लड अपवर्ड इनटू द आर्टरीज। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, जहाँ पे भी वेंट्रिकुलर स्टोल होगा वहाँ पे ये होगा कि कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स वॉल, कंट्रक्शन होगी वेंट्रिकल्स की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिस्टोल के अंदर कंट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल की कंट्रक्शन होगी, वो ब्लड को पंप करेगा अपवर्ड इनटू द आर्टरीज की तरफ पंप कर देगा इस फेज़ के अंदर। जबकि डायस्टोल जो फेज़ दिखाया गया है उसके अंदर क्या होगा, फ्लोइंग स्टोल आल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट जो है रिलैक्स होते हैं, इलास्टिक रिकॉयल होती है और इंक्रीज़ करता है वॉल्यूम को और ब्लड टू फ्लो इन अ फॉर्म ऑफ वेंस। अमूमन ये फीलिंग फेज़ कहला रहा होता है, रिलैक्स फेज्ड है। जबकि आर्ट्रियल स्टोल भी है यहाँ पर, कंट्रक्शन ऑफ द आर्ट्रियल वाल, अगर आर्ट्रियल वाल की कंट्रक्शन हो, पंप द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, देन वो आर्ट्रियल स्टोल होगा। यहाँ पे इसको इस हिसाब से 3 स्टेजेस में स्प्लिट किया गया, मतलब 3 स्टेजेस में इसे डिवाइड कर दिया गया। ये वेंट्रिकल कंट्रक्शन का फेज़ है, इसके अलावा डायस्टोल है एंड स्टोल है। Arterial events versus ventricular events out of the 0.7 seconds of arterial diastole। arterial diastole के जो 0.7 सेकेंड हैं इसके अंदर 0.3 सेकेंड या 0.2 एक्चुअली दिखाए गए हैं कंसाइड विद द वेंट्रिकल स्टोल। वेंट्रिकल स्टोल होता है, देन द वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है एट द लास्ट फॉर द 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड तक डायस्टोल रहता है। देन उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द आर्टरियल डायस्टोल कंसाइड विद द वेंट्रिकल डायस्टोल फॉर अबाउट 0.4 सेकेंड तक रहता है। सो द हार्ट रिलैक्स एंड होल्ड 0.4 सेकेंड। अमूमन देखिए यहाँ पे गोल दायरा बनाया गया जो 0.8 सेकेंड पर आगे ख़त्म होता है। 0.1 सेकेंड से शुरू होता है और 0.8 सेकेंड पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसे 3 फेजेस में स्प्लिट करते हैं उस वक्त भी देखिए आर्टरियल स्टोल 0.1 सेकेंड में, वेंट्रिकुलर स्टोल 0.3 सेकेंड में, टोटल 4 सेकेंड हो गए। देन कंप्लीट द कार्डियक साइकिल, कंप्लीट द कार्डियक डायस्टोल, बाकी का डायस्टोल फेज़ है ये 0.4 सेकेंड गया। 0.4 सेकेंड में कार्डियक डायस्टोल है, बाकी आर्टरियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो भी 0.4 सेकेंड में। तो टोटल यहाँ पे भी 0.8 सेकेंड में एक पीरियड जो है कंप्लीट हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इसी तरह अगर हम ब्लू वाले सर्कल की तरफ आते हैं तो ये 0.1 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ है। देन वो 0.4
सेकंड तक गया है, रेड कलर से जो है ज़ाहिर किया गया है। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल दिखाया गया 0.5 सेकंड से लेकर 0.8 सेकंड तक। दरमियान में आर्ट्रियल डायस्टोल है, क्योंकि दरमियान में जो मॉन्शन है वो 3 जो है स्प्लिट किए गए हैं स्टेजेस में, आर्ट्रियल स्टोल, वेंट्रिकुलर स्टोल एंड डायस्टोल। तो आप देख सकते हैं किस तरह टाइम पीरियड में इनको मेंशन किया गया। स्टोल जो है वो रेड कलर से ज़ाहिर किया गया है और डायस्टोल ब्लू कलर से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा ताकि आप अपनी नोटबुक पे ड्रा कर सकें कि किस टाइम पीरियड पे कौन सा स्टेज चल रहा था। वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो 0.1 से स्टार्ट हुआ, 0.4 पे एंड हुआ है, देन 0.5 सेकंड से वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया और वो 0.8 पे ख़त्म हुआ है, और दरमियान में आर्ट्रियल डायस्टोल जो है वो मौजूद था। फेज़ ऑफ द कार्डिक साइकिल। फेज़ ऑफ द कार्डिक साइकिल में क्या है कि आर्ट्रियल सिस्टोल बिगन्स, आर्ट्रियल कंट्रक्शन फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल होता है शुरू, तो आर्ट्रियल कंट्रक्शन जो है फोर्स करती है ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर पंप कर देती है ब्लड को। जैसे ही आर्ट्रियल कंट्रक्शन स्टार्ट होता है और उसको हम कहते हैं आर्ट्रियल स्टोल। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर स्टोल। वेंट्रिकुलर स्टोल में क्या होगा, फर्स्ट फेज़ है ये। वेंट्रिकल स्टोल कंट्रक्शन पुश एवी वॉल्व क्लोज्ड, और इसमें एवी वॉल्व क्लोज्ड हो जाते हैं और वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन पुशेस एवी वॉल्व्स क्लोज्ड हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर स्टोल में क्या है, सेकंड फेज के अंदर सेमिलरी वॉल्व ओपन्स होते हैं एंड ब्लड इज़ इजेक्टेड, ब्लड को पंप आउट कर देते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली में क्या है, सिमिलरी वॉल्व्स क्लोज एंड ब्लड फ्लो इनटू एओर्टा, एओर्टा की तरफ ब्लड को धकेल दिया जाता है जैसे ही वॉल्व्स बंद होते हैं, सिमिलरी वॉल्व्स बंद होते हैं जब। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल लेट फेज में क्या है, चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं एंड ब्लड फिलअप करता है वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलअप होता है, चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। इन्हीं तस्वीरों के नीचे देखिए ईसीजी की लाइंस ड्रॉ किए गए हैं। ये ग्राफ्स, ईसीजी ग्राफ जो है वो ड्रा किया गया है। इसमें पी वेव दिखाई है आर्टियल डीपोलराइजेशन को, क्यूआरएस वेव नज़र आ रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वाले फेज़ में, एंड टी वेव नज़र आ रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वाले फेज़ के अंदर। तो आर्ट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी नीचे तस्वीर में मेंशन है। आप इससे स्टेजेस को समझ सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह जो है ये फेज़ मूव कर रहा होता है। आर्ट्रियल स्टोल में क्या है, आर्ट्रियल कंट्रक्शन होगी, आर्ट्रियल कंट्रक्शन फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, और फोर्स कर देगा ब्लड को, पंप कर देगा वेंट्रिकल्स में। फिर उसके बाद वेंट्रिकल स्टोल होगा, वेंट्रिकल स्टोल कंट्रक्ट करेगा, पुशअप करेगी, एवी वॉल्व्स जो है वो क्लोज्ड हो जाएंगे। वेंट्रिकल स्टोल सेकंड फेज के अंदर सिमिलरली वॉल्व जो ओपन होंगे और ब्लड जो है इज इजेक्टेड, ब्लड जो है पंप आउट हो जाएगा। एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या है, सिमिलरली वॉल्व क्लोज्ड होंगे और ब्लड जो है फ्लो करेगा एओर्टा की तरफ। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल लेट में क्या है, चैम्बर्स रिलैक्स हो जाएंगे एंड ब्लड जो है फिलअप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ ईसीजी। ईसीजी से पहले मैं इसको आपको दोबारा से आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। आसान लफ्ज़ों में हमने क्या पढ़ा था कि दिल के खून के बहाव के दौरान दिल फैलता है, सिकुड़ता है, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। दिल के अज़रात के सिकुड़ने के अमल को सिस्टोल एंड दिल फैलने के अमल को हम कहते हैं डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल खुद क्या चीज़ है, दिल के सिकुड़ने पे मेट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं और इसके बंद होने की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है उम्र से लब कहते हैं, एंड वेंट्रिकल सिकुड़ने हैं तो वो दिल खून को पंप आउट करता है। इस अमल को हम कहते हैं सिस्टोल। दिल के फैलने पर एओर्टा वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व बंद हो जाते हैं। इसके बंद होने से जो आवाज़ पैदा होती है उसे डप कहते हैं। एंड वेंट्रिकल जब फैलते हैं तो दिल के दोनों आर्टरिया खून से भर जाते हैं और इस अमल को कहते हैं डायस्टोल। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था दिल के ऊपर वाले खाने वरीद से खून वसूल करने के लिए पहले फैलते हैं, फिर सिकुड़कर खून को अपनी अपनी तरफ नीचे के खाने में पंप कर देते हैं। नीचे खाने पहले फैलकर खून वसूल करते हैं, फिर सिकुड़कर खून को शरियानों में पंप कर देते हैं या आर्टरीज़ में पंप कर देते हैं। ये तमाम अमल एक मखसूस तरतीब और रफ्तार से होता है जिसके ज़रिए खून की गर्दिश जो है मुमकिन होती है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है और प्रेशर ही आगे की तरफ खून को पंप कर रहा होता है और वही और जो है खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है।
और इसी अमल को हम कह रहे होते हैं कार्डियक साइकिल, और या सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसी को मेंशन कर रहे होते हैं। आगे हम ईसीजी के बारे में पढ़ते हैं कि ईसीजी क्या चीज़ है। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हम ईसीजी का फुल फॉर्म लें तो होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ अ टेस्ट टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हमारे दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हमने जब पढ़ी थी, जैसे कि इस तरह की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो हो रही होती है, और इसको मेजर करने के लिए हमें ईसीजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज टेस्ट टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट टू शो द हार्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर ये नॉर्मल आई तो हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है, अदरवाइज़ कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। इट रिकॉर्ड हार्ट रिथम्स एंड एक्टिविटी ऑन मूविंग द स्ट्रिप ऑफ पेपर विच मेक इट ईजी फॉर द डॉक्टर टू डिटरमाइन द हार्ट डिजीज़ थ्रू द रिकॉर्डेड पेपर। अब होता क्या है, ये रिकॉर्ड करती है हार्ट रिथम्स को कि कार्डियक साइकिल प्रॉपर है, प्रॉपर टाइमिंग पे हो रहा है, इम्पल्सेस सही जनरेट हो रही हैं। ये करते हैं एक पेपर के ऊपर इन तमाम एक्टिविटी को प्रिंट कर लेती है, ग्राफिकली प्रिंट कर लेती है, और ये ग्राफिकली प्रिंट को देखकर डॉक्टर जज करता है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, पेशेंट को बीमारी है या नहीं है, या कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इस ग्राफिकली प्रिंट को जब डॉक्टर देखता है तो जज करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या चीज़ है? एक ऐसी टेक्निक है जो इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी ऑफ हार्ट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है, या हार्ट की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। यहाँ पे देखिए ईसीजी रिकॉर्डर नॉर्मल वेव फॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और ईसीजी मशीन बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट इज आर रिकॉर्डेड। जैसे यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, ईसीजी मशीन रखी हुई है, वहाँ पे ग्राफिकली हमें कुछ वेव्स नज़र आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिकली कुछ वेव्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जबकि ये जो है ये ग्राफिकल पेपर है, ये पेपर है और ये मशीन है। क्या? तो अगर हम पेपर की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर एंड ग्रिड, तो ये क्या होता है? द पेपर डेट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ईसीजी इज कॉल्ड ईसीजी पेपर। ये वाला जो है, ये जो है अमूमन इसको हम ईसीजी पेपर कह रहे हैं, इसको हम ईसीजी मशीन या इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम grid refers to be marking on ECG paper. ECG paper has horizontal and vertical lines at regular intervals of 1 minute. ये देखिए यहाँ पे ये लाइंस जो हैं ये बहुत कुछ बताती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ आगे क्या चीज़ें हैं। ये नीचे देखिए पैटर्न जो है, पी वेव्स है, पी आर इंटरवल्स, क्यू आर एस कम्प्लेक्स बना हुआ है, एंड एस टी सिगमेंट हैं, टी वेव्स हैं। इन्हें डिफरेंट नामों में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट नामों में डिवाइड किया। इससे पहले मैं आपको, आप इस पिक पे फोकस कीजिए, यहाँ पे देखिए इसके बॉडी के ऊपर डिफरेंट किस्म की ईसीजी लीड्स लगी हुई हैं। ईसीजी इज़ रिकॉर्डेड बाय प्लेसिंग सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं इधर इस बॉडी पर लगे हुए हैं, ऑन अ सरफेस ऑफ द बॉडी ये लगाए जाते हैं, और फिर ये हमारी जो इम्पल्सेस हैं या जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और हमें मशीन में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होती है। द इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड ईसीजी लीड्स। ये जो हैं इलेक्ट्रोड्स जो बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं ये ईसीजी लीड्स कहलाते हैं, एंड कनेक्टेड टू द ईसीजी मशीन। देखिए ये ईसीजी मशीन से कनेक्ट हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ईसीजी मशीन से कनेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से इस तरह कनेक्ट हुए हैं ईसीजी मशीन से। अगर हम नॉर्मल वेव्स देखते हैं, नॉर्मल वेव की तरफ आ जाइए। अब नॉर्मल वेव्स देखें ईसीजी की। नॉर्मल ईसीजी वेव्स कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल ईसीजी कंसिस्ट ऑफ वेव्स कम्प्लेक्सेस हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये कम्प्लेक्स है, QRS का ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ इंटरवल्स होते हैं, जैसे ये देखिए इंटरवल है ये, एंड सेगमेंट्स।
ये देखिए ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल ईसीजी कंसिस्ट ऑफ वेव्स, complexes, intervals and segments. Waves of the ECG recorded by limb lead to and considered as a typical wave. Normally electrocardiograph has a flowing waves PQRST. PQRST wave रखते हैं आप, यहाँ पे ये नाम देख सकते हैं, इनके डिफरेंट किस्म के नाम हैं। P, ये P है, ठीक है, Q R S एंड T, PQRST वेव्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तब इन वेव्स का क्या मकसद है? मेजर कम्प्लेक्सेस इन ECG होती हैं वो P वेव क्या है? आर्टरियल कम्प्लेक्स को ज़ाहिर करती है। P वेव अकर्स जस्ट बिफोर आर्टरियल कंट्रक्शन, फेज़ 3 में आर्टरियल कंट्रक्शन यानी कि फेज़ आर्टरियल कम्प्लेक्स को ज़ाहिर करती है दरहकीकत, जबकि QRS जो है वो इनिशियली वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स को ज़ाहिर करती है। QRS कम्प्लेक्स बिगन जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन और सिस्टोल, जबकि T वेव्स जो हैं वो फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स को ज़ाहिर करती हैं। T वेव्स अकर जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और डायस्टोल। एंड QRST द वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स। इस तरह डिफरेंट वेव्स डिफरेंट किस्म के फेजेस को ज़ाहिर कर रही थी हार्ट से रिलेटेड। P वेव्स क्या है, जैसे मैंने बताया आर्टरियल कम्प्लेक्स होगा। QRS जो कम्प्लेक्स है वो इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स को ज़ाहिर करेगा। T वेव्स फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स को ज़ाहिर करेंगे। डिफरेंट फेजेस के हिसाब से ये वेरिएट होती हैं। P वेव्स देखें डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया एंड रिस्पॉन्स ऑफ SA नोड ट्रिगर। देन T वेव्स क्या, देन यहाँ पे देखिए PR जो है वो ज़ाहिर कर रहा है डिले ऑफ AV नोड्स टू अलाउ द फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। QRS कम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ट्रिगर्स द मेन पंपिंग कंट्रक्शन। T वेव्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ST सेगमेंट्स बिगिनिंग ऑफ द आर्ट वेंट्रिकल एंड रिपोलराइजेशन शुड बी फ्लैट। ये आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी वेव्स के नाम कि कौन सी वेव्स हैं इसमें ECG में, देन वो कौन सा फेज से रिलेट कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया P वेव आर्टरियल कम्प्लेक्स से, QRS वेव्स इनिशियली वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स से एंड T वेव्स फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स एंड QRST वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा आपको जो है याद करनी होंगी क्योंकि P वेव जो है, P वेव जैसे पोटेशियम कंसनट्रेशन एंड नर्व एक्टिविटी को जाहिर कर रही होती है। P वेव्स इज़ अ पॉजिटिव वेव एंड अ फर्स्ट वेव ECG कहलाती है और इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टरियल कम्प्लेक्स एंड आर्टरिया कंट्रैक्ट। जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होता है तो ये जनरेट होती है। इसके अलावा जैसे QRS कम्प्लेक्स जो है, QRS कम्प्लेक्स जो है कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड इन्फाक्शन वगैरह से रिलेट उसको बता रहा होता है, चीज़ों को बता रहा होता है। तो ये कब होता है? कम्प्लेक्स इस कॉल्ड इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स कहलाता है। Q वेव इज़ अ स्मॉल नेगेटिव वेव, इट कंटिन्यू टू बी टॉल R वेव्स एंड पॉजिटिव वेव R वेव इज़ फॉलोड बाय स्मॉल नेगेटिव वेव S वेव। तो QRS का एक कम्प्लेक्स बन जाता है ये। इसी तरह ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल यूज़? अब ECG का क्लिनिकल यूज़ क्या है? हम क्लिनिकल यूज़ इससे क्या करते हैं? टू असिस्ट द कार्डियक फंक्शन। हम कार्डियक फंक्शन को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्डियक रेट को या हार्ट रेट को, हार्ट रिथम्स को एंड हार्ट की कंडक्टिविटी को, कि एबनॉर्मल एक्टिकली कंडक्शन हो रही है इम्पल्सिस की या फिर नॉर्मल हो रही है। ये तमाम चीज़ें हम ECG की मदद से मालूम कर सकते हैं। वेव्स की पैटर्न बनता है, उस वेव्स के पैटर्न को हम जज करते हैं कि ये जो वेव का पैटर्न है ये नॉर्मल है या फिर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है। टू डायग्नोस कार्डियक रिथम डिसऑर्डर्स लाइक हार्ट ब्लॉक हम देख सकते हैं इसके अंदर। टू डायग्नोस द कार्डिकल डिजीज़ एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पता लग सकता है और इसके अलावा हार्ट अटैक के बारे में पता लग सकता है। एंड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड हाइपरक्लीमिया है तो देन पता चल जाएगा कि ये हाइपरक्लीमिया है। लाइक P वेव में वेरिएशन आ जाएगी तो हाइपरक्लीमिया के बारे में पता चल जाएगा। एंड टू एवेल्यूएट द इफेक्ट द ट्रीटमेंट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्डियक ड्रग्स वगैरह का भी अंदाज़ा हो जाता है। QRS वेव में अगर वेरिएशन आती है देन कहते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो इन्फेक्शन के बारे में बता दी। इसमें डिफरेंट वेव्स डिफरेंट चीज़ों से रिलेट करते हुए मुख्तलिफ क्लिनिकली यूजेस में इस्तेमाल होती हैं, डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही होती है कि हार्ट के कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा।
यहाँ पे देखिए मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया था, एक सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है, बहुत इजी सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे इसको सर्कुलेट तो नहीं किया लेकिन स्टेप्स वाइज बताया गया और पूरा समराइज्ड किया गया है। समझ लें इस चैप्टर को, इसमें लम्फेटिक सिस्टम नहीं है, लम्फेटिक सिस्टम के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को समराइज्ड कर दिया गया है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को एटलीस्ट इस एक पिक के अंदर समराइज्ड किया गया है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स एंड सर्कुलेटरी मीडियम में क्या है? ब्लड एंड लम्फ। देखिए यहाँ पे लम्फ का जिक्र आया है। लम्फ के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करूँगी, आपको करवाऊँगी स्टडी। एंड द सर्कुलेटरी मीडियम क्या है? ब्लड एंड लम्फ। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ गई? पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज एंड वेन्स, सर्कुलेटरी मीडियम के अंदर ब्लड एंड लम्फ। अब स्टार्ट करना, देखिए यहाँ से हुआ है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, जो वेना कैवा है, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा मौजूद होता है। सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी से खून को, डीऑक्सीजनेटेड खून को लेके आता है, जबकि इन्फीरियर जो है वो लोअर बॉडी से लेके आ रहा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के जरिए राइट एट्रियम में आता है, जब राइट एट्रियम रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है। रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड खून को लेके आएगा। फिर उसके बाद ये खून जो है राइट एट्रियम में आया है क्योंकि वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है। देन राइट एट्रियम में जब वो खून आ जाता है, फिलअप हो जाता है, देन वो राइट आर्ट्रियम में चला जाता है और राइट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम में वो आ गया, रिलैक्स है राइट आर्ट्रियम, देन वो फिलअप हुआ। जब फिलअप हो जाता है तो राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करता है तो वो इसको पंपिंग उसमें चला जाता है फेज में। कंट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि पंप करने के लिए रेडी है। फिर वो उसको राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल में पंप करता है तो इस वक्त राइट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा, फीलिंग फेज में होगा। ठीक है, फिलिंग फेज में होगा इस वक्त। फिर उसमें फिलअप होना शुरू हो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर खून, जो कि आया है राइट आर्ट्रियम से आया है और इस वक्त राइट वेंट्रिकल डायस्टोल फेज़ में, मतलब रिलैक्स फेज़ में, और वो सिर्फ में फिल हो रहा है। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल फील कर लेता है अपने अंदर खून को तो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और इसको लंग्स की तरफ धकेल देता है, लंग्स की तरफ चला जाता है। ये पल्मोनरी जो आर्टरीज़ हैं उसको लेके लंग्स की तरफ चली जाती हैं। फिर लंग्स से ये वापस जो है ऑक्सीजन से भरपूर होके आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है? लेफ़्ट आर्ट्रियम में इंटर होता है पहले ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू, ये लेफ़्ट आर्ट्रियम में होगा। जैसे ही लेफ़्ट आर्ट्रियम में इंटर होगा इस वक्त आर्ट्रियम रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा। आर्ट्रियम जो है डायस्टोल फेज़ में होगा। देन आर्ट्रियम जब डायस्टोल फेज़ में होगा तो लेफ़्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जब वो फिलअप हो जाएगा तो ये लेफ़्ट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करेगा मीन्स सिस्टोल फेज़ में होगा और खून को लेफ़्ट वेंट्रिकल में पुशअप कर देगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ धकेल देगा, उधर पंप कर देगा, और क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल इस वक्त रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा। देन लेफ़्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स्ड फॉर्म से कंट्रैक्शन फॉर्म में जाएगा तो इसको एओर्टा ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करेगा, जो कि उसे बाकी की बॉडी के अंदर लेके जाएंगी। इस तरह अब वो बाकी की बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाएगा। ये देखिए इस तरह ये एक साइकिल बनता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू जो है बॉडी से आया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से देखिए ये लंग्स की तरफ गया। लंग्स से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया है पल्मोनरी वेंस के थ्रू और देन ये लेफ़्ट आर्ट्रियम में आया है। लेफ़्ट आर्ट्रियम इसको लेके गया है। जब लेफ़्ट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट किए तो ये हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये होता हो एओर्टा में, एओर्टा से बाकी बॉडी में। तो ये एक साइकिल ही बनता है पूरा एक। इसको है ना ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। तो ये ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कहलाएगा। अब आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरह जो है चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है। आप ये देख सकते हैं कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था
कार्डियक साइकिल के बारे में, इम्पल्स के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, हेमरेज के बारे में। एंड देन अभी हम फिर इसको कार्डियक साइकिल को मैंने आपको रिपीट कर दिया है एक दफ़ा, और ईसीजी के बारे में बता दिया आपको, डिफरेंट वेव्स क्या ज़ाहिर करती हैं उसके बारे में अपने स्टडी कर लें आप अच्छी तरीके से, और राइट डाउन भी करें अपनी नोटबुक के ऊपर। आपको सिंपल सा ये एक साइकिल मैंने जो है यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया है, या आप अपनी लेक्चर नोटबुक पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और फिर जब आप लेक्चर नोटबुक पे इसको ड्रॉ करोगे तो ही ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसको दिखाने और बताने का मकसद क्या था, अदरवाइज़ ये आपके जहन से निकल जाएगा। जब तक आप इसे अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, जब तक ये आपको ये मेमोराइज नहीं होगा। तो इसको ज़रा आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा कि किस तरह सीक्वेंस होती हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, लब एंड डब के बारे में मैंने बताया था। ये साउंड्स होती हैं जो मर्मर होती है वो अमूमन एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है, किसी कोई प्रॉब्लम शो कर रही होती है कि उस वक्त प्रोड्यूस होती है। लब एंड डब नॉर्मल साउंड होती है दिल की। देन सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में आपने समझ लिया होगा, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। और ये अच्छा से समझ आएगा, दिल के ऊपर वाले खाने जो हैं में मरीज़ों से खून वसूल करने के लिए पहले फैलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले जो है आर्टरिया रिलैक्स्ड हुआ है तो उसने वेना कैवा से खून लिया है, फिर वो रिलैक्स्ड होकर जब उसने खून ले लिया है देन वो कंट्रैक्ट हुआ है और उसे राइट वेंट्रिकल की तरफ धकेला है। इसी तरह मैं आम उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो ये कहूँ कि दिल के ऊपर वाले खाने जो है पहले मरीज से खून वसूल करने के लिए पहले फैलते हैं और फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं, फिर वो सुकड़ कर खून को अपने से नीचे वाले खाने में पंप कर देते हैं। मतलब नीचे वाले खाने में क्या है, नीचे वाला खाना जो है या नीचे वाला चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल है, फिर वो वेंट्रिकल में उसे पंप करते हैं। फिर जब वो नीचे वाला जो वेंट्रिकल है, नीचे वाला जो चैम्बर है वो फैलकर जो है यानी कि रिलैक्स्ड होकर खून को वसूल कर रहा होता है, खून को रिसीव कर रहा होता है। और जब वो रिसीव कर लेता है देन वो कंट्रैक्ट करता है और फिर वो उसे आगे की तरफ पुशअप करता है, वो आगे की तरफ उसे शरियानों की तरफ, आर्टरीज़ की तरफ जो है ना पंप कर देता है। और ये अमल बिल्कुल तरतीब से चलता रहता है और यही तरतीब से चलने वाला अमल कार्डियक साइकिल कहला रहा होता है। ये आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा अब तक, क्योंकि ये बहुत इजी वे था और कंसाइज वे था, बहुत ज़्यादा यानी कि आप शॉर्ट वे के अंदर बहुत इसको समझ लें आसानी के साथ। लेकिन जब तक आप अपने लेक्चर नोटबुक पे ड्रॉ नहीं करोगे और स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको ये मेमोराइज नहीं होने वाला। ये आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है ड्रा कीजिएगा कॉपी के ऊपर अपनी के, और साथ के साथ ये साइकिल भी ड्रा कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपना टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।